एपिसोड 10 और 11 रियल बिजनेसमैन। अर्पिता धीरे धीरे करके खाना टेबल पर सजा रही थी। दादरी जाकर के बैठ गए और फिर उन्होंने अर्पित की तरफ देखा और उसे कहा, आज से पहले तो मैंने कभी तुम्हें किचन में ना कुछ भी बनाते हुए नहीं देखा और तुम्हारे खाने में से इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है। और पिता ने उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और उनसे कहा, मेरे खाने में से बस अच्छी खुशबू नहीं आ रही, बल्कि खाने में भी इतना स्वादिष्ट है कि आपके किसी भी रेस्टोरेंट से आपका फेवरेट हो उसको ये पीछे छोड़ सकता है। बड़े से बड़े दादाजी ने कहा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। पता चलो देखते हैं कि तुमने जो खाना बनाया है वो इतना अच्छा है अभी या फिर तुम हवा में ही बातें कर रही हो। और अर्पिता ने दादाजी को चम्मच देते हुए कहा और खाना उनकी प्लेट में निकलते हुए कहा कि आपको मेरे पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा खाना इतना अच्छा है कि आप बस अपना उंगलियां चाहते रह जाएंगे। वैसे तो दादाजी को रद्दी भर भी अर्पिता के खाने पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, पर वह अपनी पोती का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक चम्मच करने वाला उठाया और फिर उसे मुंह में डाला। और जैसे ही उन्होंने उसे मुंह में डाला उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वह वर्स्ट से वर्स्ट चीज के लिए तैयार थे कि मसाला का मकान, नमक ज्यादा होगा, हल्दी ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके खाने में जो एक स्वाद आ रहा था, शायद वह वैसा खाना पूरी जिंदगी भी बनाते ना तो भी उनसे नहीं बन पाता। उन्होंने खाने को पूरा निकला और एक चम्मच और लिया, स्वाद को कंफर्म करने के लिए कि कहानी वो सपना तो नहीं देख रहे थे। उसके बाद उन्होंने चम्मच प्लेट में रखी और खुद को चींटी काटी और यह सब अर्पिता होते हुए देख रही थी। वह देख रही थी कि उसके दादाजी को उसके खाने पर जल्दी भर भी भरोसा नहीं है कि वो अच्छा खाना बना सकती है और इसीलिए वो ऐसा सब कर रहे हैं। दादाजी ने उसके बाद लंबी सांस ली और फिर अर्पिता से पूछा, अर्पिता सच बताओ, ये तुमने ही खाना बनाया, नहीं कि किसी और के घर से तुम चुरा करके लाई हो? अर्पिता ने कहा, दादाजी आप अपनी पोती पर विश्वास कर सकते हैं, ये खाना मैं नहीं बनाया। दादाजी का पर मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं आपसे पहले तुम्हें किचन में देखा ही नहीं है। मुझे खाना बनाना आता है, बस आज से पहले मेरा कभी मन नहीं किया। अब अर्पिता उन्हें सच कहां से बताने जाए कि उसे संजय के लिए खाना बनाना सीखा। जब उसे पता चला कि संजय से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, तो उसे अपनी सास से सुना था कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से जाते हुए होता है, इसीलिए उसे खाना बनाना सीखा और वो इतना अच्छा खाना बन पा रही है। पर संजय ने आज से पहले कभी भी उसके खाने की कोई तारीफ नहीं की थी। उसको तो शायद आज भी लगता होगा कि यह खाना किसी और ने बनाया होगा या फिर किसी शेफ ने बनाया होगा। उसे कभी पता ही नहीं चला कि वह खाना अर्पिता बनती थी उसके लिए। मुझे लंच खाता था, डिनर खाता था, वो सब कुछ अर्पिता बनती थी। उसे कभी यह सब चीज पता ही नहीं चली, क्योंकि उसके हिसाब से तो सब चीज सैफी कर रहा है। जब अर्पिता को पता चला कि संजय को इंडियन खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो उसे वेस्टर्न लॉन्च का ब्रेकफास्ट सब चीज सीखी ताकि वो संजय के दिल को जीत पाए। पर आखिरकार हुआ क्या? उसकी अचीवमेंट, इतनी छोटी सी अचीवमेंट, उसके उनके लिए अगर वो कुछ करती तो शायद उसका जीवन पर हो जाता है। उसने एक बेकार आदमी के लिए ये सब चीज की। अर्पिता ने एक लंबी सांस ली और यह सब कुछ सोचना बंद किया, क्योंकि वो जब भी यह सब सोचती थी तो उसे सिर्फ और सिर्फ अपना दर्द ही याद आता। जब दादाजी ने देखा कि अर्पिता शांत है, कुछ भी बोल रही है, तब कहा, तुमने खाना सच में बहुत अच्छा बनाया है और पता बैठो और तुम भी मेरे साथ खाओ। अर्पिता ने भी अपने लिए प्लेट में खाना निकाल और वह अपने दादाजी के साथ खाना खाने लगी। दादाजी ने उससे पूछा, तो इसका मतलब उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट स्पेशल डेज में ही होता है? तो दादाजी ने से पूछा कि आज ऐसा स्पेशल क्या है जो तुमने सोचा कि दादाजी के लिए खाना बना? तो अर्पिता ने कहा, क्योंकि आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी और मुझे अच्छा लग रहा था, मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ अलग चीज करो, इसलिए मैंने खाना बना दिया। मैं रोज भी बनाने वाली। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी रोशनी करनी चाहिए, कभी कॉल करो ताकि उसका महत्व है। वो लोग हंसी मजाक करते हुए उसके बाद खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद दादाजी ने ये जिम्मेदारियां ली कि वो प्लेट सोएंगे और अर्पिता को बोला कि अब जाकर के दवाई खाओ और जाकर के अपने कमरे में आराम करो, तुम इतनी देर से उठी हुई हो और सिर्फ इधर से उधर कूद रही हो, यह ना कि अपने शरीर का ध्यान रखें। और अब स्कूल की छुट्टी नहीं करनी है, तुम्हारी ऑलरेडी 2 हफ्ते की छुट्टी हो चुकी है जब तुम बेहोश थी, ठीक है? लेकिन अर्पिता ने उनसे कहा, नहीं राधा जी, मुझे कल की छुट्टी और करने दीजिए, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं वहां इतना समय बैठ पाऊंगी। दादाजी ने कहा, अच्छा ठीक है, सिर्फ कल की, उसके बाद तुम स्कूल जाना और जो अपने कमरे में जाकर क्या पढ़ाई करो। अर्पिता ये सोनी और फिर मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। उसने अपनी बुक्स निकली, यह सब देखने लगी, फिर से सोचा कि कल तक इम्पोर्टेंट है ना। अर्पिता ने बहुत ज्यादा याद करने की कोशिश की पर उसे कुछ भी याद नहीं आया, बस उसे इतना पता था कि कोई कुछ तो बड़ा दिन है। फिर से सोचा कि उसे मोनिका से भी यह पता लगाना था कि आखिरकार उसे धक्का क्यों दिया, उसे ऐसा क्या कारण था, वो उसकी इतनी अच्छी दोस्त है उसके साथ ये किया। और दूसरा कारण ये था कि वह उसे स्कूल लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि 2 महीने बाद उसे यहाँ से जाना होगा, उसका स्कूल भी चेंज होगा और सब कुछ चीज चेंज हो जाएगी और वह जितना हो सके अपने दादाजी के साथ समय बताना चाहती थी।
क्योंकि से नहीं पता कि इस जन्म में भी क्या वो 2 महीने बाद उसे छोड़कर के चले जाएंगे। अर्पिता ये सब सोते सोते सो गई। जब वह सो रही थी तो उसे ये सपना आया कि उसके मरने के बाद सिर्फ और सिर्फ मैसेज मल्होत्रा जानवी और के पिता ही बस दुखी है। संजय ने उसके मरने के 6 महीने बाद ही प्रेरणा से शादी कर ली और उन दोनों की एक हंसती खेलती हाफिज हैप्पी फैमिली है। उसे भगवान के न्याय पर शक हो रहा था। उसके साथ जिसके को खो दिया उसके हस्बैंड ने उससे प्यार नहीं किया उसके साथ हुई, और तब भी प्रेरणा को वह सब कुछ मिला। क्यों उसके उसके ऊपर जवाब नहीं था कि आखिरकार उसने ये कमी क्या कमी थी कि संजय उससे प्यार कर ही नहीं सकता था। वो सिर्फ और सिर्फ प्रेरणा से प्यार करता था। और अचानक से नींद खुलने की वजह से अर्पित की आंख खुल गई। उसकी आंख से बह रहे थे। उसके सामने अभी भी वो चित्र था जब संजय और प्रेरणा 7 फेरे ले रहे हैं। वहां पर मैसेज मल्होत्रा जानवी और इनमें से कोई भी नहीं है। क्या संजय ने इन लोगों के बिना ही प्रेरणा से शादी कर ली? क्या उसे अपनी फैमिली की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? ये सब कुछ अर्पिता सोच रही थी। अर्पिता को वह सपना इतना ज्यादा सच्चा लग रहा था कि उसे ऐसा लगा कि वह संजय और प्रेरणा उसके सामने ही शादी कर रहे थे और यह सब देखते हैं। उसकी आंखें बाहर आई। उसे सोचा उसके साथ कितना गलत हुआ, पर उसे भगवान ने मौका दिया है। पर तो ये सब चीज सपने में क्यों आ रही है? ये लोगों से अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हैं? सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे पड़े हैं। अर्पिता ने एक लंबी सांस ली और समय देखा 3 बजे तक सुबह के। अभी वह क्या ही करेगी, तो इसीलिए उसे सोचा कि क्यों न बुक्स पढ़ ली जाए, थोड़ी सी चीज रिवाइज कर ली जाए। पैसे तो उसे सब चीज आती है, पर जान लेने में क्या ही दिक्कत है। इसीलिए बुक्स खोली और पढ़ाई करने लगी। अभी वो 9th क्लास में थी और उसका पसंदीदा सब्जेक्ट साइंस और मैथ था। उसे हिस्ट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे सोशियोलॉजी पसंद है, मतलब पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स नहीं आता था। तो इसीलिए अर्पिता ने सबसे पहले हिस्ट्री की बुक निकाल। उसके सिर्फ एक ही पढ़ना पड़ा होगा। अर्पिता ने कि उसे नींद आने लगी और वो वहीं पर सो गई। जब सुबह 5 बजे और अलार्म बजा 2, वो उठी। उसे अलार्म बंद किया। उसके दादाजी से 5 बजे उठा देते थे और उसके बाद उसे अपने साथ दौड़ने के लिए ले जाते थे। आज भी वही दिन था। उसके कमरे में आए उन्होंने उस पूजा की क्या हो उनके साथ दौड़ने के लिए चलना चाहती है। अर्पिता नहा धोकर के जॉगन के कपड़े पहन करके तैयार थी। जैसे ही दादाजी आए तो वो लोग साथ में निकल गए दौड़ने के लिए। इस गांव का वातावरण और माहौल बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ये सब बहुत ही लगता था क्योंकि शहर जाने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारों में रह गई थी। पहले संजय के आने से पहले बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। ऐसा नहीं था कि मल्होत्रा परिवार से कैद में रखता। संजय के आने के बाद उसने लोगों से मिलना बंद कर दिया और सिर्फ अपना फोकस संजय पर किया। अगर वो और चीजों पर करती तो शायद उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। ये सब चीज अपने की संजय से प्यार नहीं करते, या ये सब अगर वो और चीजों में एक्सपोर्ट होती तो वह अपना दिल कहीं और भी लगा लेती। उसे समझ में नहीं आता कि उन्हें पहली बार देखकर कि उन पर मोहित हो गई। और उसके बाद से मैसेज मल्होत्रा के सामने एक ख्वाहिश को संजय से शादी करना चाहते हैं। और वैसे भी मैसेज मल्होत्रा को तो अर्पिता बहुत ज्यादा पसंद थी, इसीलिए वो संजय और अर्पित की शादी के लिए तुरंत ही मान गए। पर वो संजय था जो शादी के लिए नहीं माना। वो लोग जॉगन कर ही रहे थे। दादाजी ने उसे पूछी, हो तुम कहीं ना कहीं कोई भी ही रहती हो? मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में आखिरकार चलकर आ रहा है। अर्पिता ने उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहा, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है। दादाजी आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे क्या? दादाजी ने कहा, मैं तुम्हें इतनी देर से पुकार रहा हूं पर तुम्हें सवाल का जवाब ही नहीं दे रही हो। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? यहाँ पर कितना ज्यादा मिस किया। मैं तो घबरा गया था जब वो लोग तुम्हें लेकर खोज नहीं आया, पर अब सब कुछ ठीक है। अर्पिता ने दादी से माफी मांगते हुए उनसे कहा, दादाजी मैंने आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया। की बात सुनकर के दादाजी ने उसे पर गुस्सा करते हुए कहा, तुमने मुझे कुछ भी परेशान नहीं किया। अर्पिता बस आगे से ध्यान रखना कि जब भी तुम नहर के पास जाओ तो अपना ध्यान रखो, वहां पर फिसलेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए तुम शास्त्री साल करके ही गिर गई होगी। आप अर्पिता क्या जाए उनको कि आखिरकार दादाजी ने अर्पिता से पूछा, तुम घर पर ही आराम करने वाली हो? अर्पिता ने उनसे कहा, नहीं दादाजी मैं स्कूल जाना चाहती हूँ और मैं स्कूल जाऊंगी नहीं। अर्पिता अभी तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हो, एक दिन और आराम कर लो। दादाजी ने अर्पिता से कहा, नहीं दादाजी मोनिका ने मुझे कल बताया था कि आज हमें कुछ नए प्रोजेक्ट्स देने वाले हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। दादाजी ने उसकी बात को सुना। फिर उन्होंने उससे कहा कि अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है तो तुम सिर्फ अपने टीचर से मुझे कॉल करवा देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। वैसे भी वो क्लिनिक में 9 बजे से बैटरी, इसीलिए अभी कोई दिक्कत नहीं है। अर्पिता भी कुछ ही देर में नहा करके कमरे से वापस आए और नाश्ता करने लगी। दादाजी ने से पूछा, टाइम टेबल से तो अपना बैग लगा लिया है ना? दादाजी आज भी उसकी डाइस चेक करते हैं, टाइम टेबल से बुक चेक करते हैं। चीज दादाजी बिल्कुल वैसे करते हैं कि जैसे वही उसके पिता। दादाजी ने कभी भी उसे पिता की कमी महसूस नहीं होने दी थी। दादाजी थैंक यू। अर्पिता उनकी आंखों में देखते हुए उनसे कहती है। अर्पिता से थैंक यू सुनकर के दादाजी उसकी तरफ देखने लगते हैं और आगे अर्पिता और कहती है कि आपने बहुत कुछ किया है, तो उसे सब चीज के लिए जो भी आप मेरे लिए करते हैं धन्यवाद, उसे सब के लिए। और उसके बाद उठाती है और स्कूल जाने के लिए निकल जाती है।
जैसे ही अर्पिता घर से बाहर निकलती है वो देखी है कि मोनिका उसका इंतजार कर रही है। मोनिका उसे रहती है कितनी देर लगती है यार तुमको आने में, अर्पिता से मुस्कुराते हुए कहती है आज थोड़ा सा लेट हो गया। उसके बाद वो दोनों स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। पैदल ही वो लोग यहाँ से स्कूल जाने वाले थे। स्कूल 15 मिनट की दूरी पर था। मोनिका और अर्पिता एक दूसरे से ऐसे बर्ताव करे थे जैसे कि मोनिका ने कुछ भी नहीं किया और अर्पिता कुछ भी नहीं जानती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मोनिका चौक करना हो जाए और उसके बाद जो वो कुछ बड़ा प्लान कर रही है उसे चीज को वह डाल दे, क्योंकि अर्पिता के पास बहुत कम टाइम रह गया था यहाँ की चीजों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए। दादाजी अर्पित की बातों को सोच रहे थे, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था एक अर्पिता उन्हें धन्यवाद करेगी। वो काफी साल पहले अपने सभी चीजों को छोड़कर के अर्पिता को लेकर के यहाँ आ गए थे, क्योंकि उनके बेटे और बहू की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी क्योंकि उनके बेटे और बहू की एक्सीडेंट हो थी। और उन्होंने कभी भी अर्पिता को पूरा सच नहीं बताया कि आखिरकार वह थे कौन। शायद वह आगे उसे बताना भी नहीं चाहते थे कि वह है कौन, क्या करते हैं। अर्पिता के हिसाब से तो वह बस एक क्लिनिक चलाते हैं, पर असलियत यहाँ से 100 गुना आ गया है। एपिसोड 11 हुआ यू। यहाँ पर मुझसे छोटी सी गलती हो गई है। मेरी एक और नवल है जिसका नाम है नॉट विदाउट यू, उसका मैंने एक चैप्टर गलती से यहाँ पर पोस्ट कर दिया है। आप लोगों को जो भी परेशानी हुई हो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, और अगर आप चाहे तो मेरी एक यह नॉवेल पढ़ सकते हैं नॉट विदाउट यू। मैं उसका लिंक यहाँ पर शेयर कर दे रही हूँ। थैंक यू, और जो दिक्कत हुई उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। वही सिंघानिया ग्रुप में विराज सिंघानिया और उनका असिस्टेंट अभी भी काम कर रहे थे, और वो लोग इस वक्त कम इसलिए कर रही थी क्योंकि पल्लवी सिंघानिया का नाम फिर से एक कैंडल में आ गया है। हालांकि इसमें उनकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, पर तब भी उनका नाम इसमें खींच दिया गया है और पल्लवी के साथ सिंघानिया जुड़ा हुआ है, तो सिंघानिया ग्रुप को वो कहीं ना कहीं से इफेक्ट करता ही था। और यही कारण है कि वो लोग इस वक्त भी कम करें, जबकि इस वक्त वह अपने घर जाने के रास्ते में होने चाहिए थे। विराज वैसे तो बहुत ज्यादा थके हुए थे, पर वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी है, तो वह इस चीज की ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे ना, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कोई भी उनकी बेटी का नाम खराब करे और उसे परेशान करे। असिस्टेंट ने कहा सर हम लोग पहले से ही इन सब चीजों का ध्यान रख चुके हैं, न्यूज़पेपर में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और जो सोशल मीडिया पर कमेंट से हमने उसे भी डिलीट करवा दिया है। विराज ने अपनी आंखें बंद करते हुए और अपनी माथे को दबाते हुए असिस्टेंट से कहा जो तुम्हें सही लगता है वो करो, और इस चीज को ज्यादा बढ़ाने मत दो, इतना बड़ा भी मत बनने देना कि हम लोग उसे कंट्रोल न कर सके। मैं नहीं चाहता कि हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स मुझ पर यह प्रेशर डालें कि मैं अपनी बेटी को सिंघानिया ग्रुप से अलग कर दूं। पल्लवी का बदलाव बहुत ही अच्छा है और उसकी आगे की सफलता के लिए, और मैं जानता हूं कि वो जो काम करना चाहती है उसमें सफलता मिलेगी। अगर वो ऐसे ही लगी रहे पर ये सब कैंडल्स उसके लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। असिस्टेंट ने हमेशा हिलाया। उसे भी अच्छा लगा कि विराज अब पल्लवी के लिए सोच रहे हैं और उसकी आगे की सफलता के बारे में वो देखना चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी से कितनी दूर तक चल सकती है। उनकी मदद के बिना पल्लवी अपने अपार्टमेंट में कंप्यूटर खूम में सभी बकवास सभी कमेंट को पढ़ रही थी, पर उसकी आंखें एक जगह पर आकर के टिक गई। वह कमेंट था प्रियंका का। उसे देख करके पल्लवी मुस्कुराई। पल्लवी ने ड्रॉ से अपनी ब्लैक नोटबुक निकाली और उसमें प्रियंका का नाम लिख दिया। पल्लवी के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था उन कमेंट्स और पोस्ट को डिलीट करना और गायब करना। उनको क्या लगता है कि उनके ये शब्द और पोस्ट उसे कमजोर बना देंगे, उसे दर्द पहुंचाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जब तक कि उसकी सुरक्षा पर बात ना आ जाए या फिर वह लाइन क्रॉस ना हो जाए जहां के बाद वह जेल नहीं सकती, तब तक तो वह इस फालतू कमेंट को इग्नोर करेगी। पर जिस दिन इन लोगों ने उसकी बॉटम लाइन को छूने का कोशिश की उसे दिन ये लोग जान जाएंगे कि पल्लवी सिंघानिया है कौन। अगला उसने विनोद का कमेंट पढ़ा और वो मुस्कुराने लगी। उसे सोचा कि क्या वो विनोद का नाम भी अपनी ब्लैक नोटबुक में निकला, और अगर वो और विनोद दुश्मन बन गए तो विनोद का भाई उसे जिंदा रहने नहीं देगा। उसकी जो शांत लाइफ चल रही है उसको वह हेल्प बना देगा। उसे तभी याद आया कि आनंद ने उसे क्या कहा था कि वह उसके भाई से दूर है। उसे क्या लगता है कि उसके भाई में उसे दिलचस्प है? उसे विनोद जैसे आदमी में कभी दिलचस्पी भी नहीं सकता था, क्योंकि वो औरतों को ऐसे बदलता है जैसे कि वो कपड़े बदल रहा हो। अब ऐसे भी उसे ही सोच रखा है कि वो अपनी लाइफ आजादी से जिएगी। उसको ये बॉडी बहुत ही मुश्किल से मिली है। विनोद जैसे आदमी के साथ अपना नाम जोड़ करके उसे किसी घोटाले में नहीं फंसना है, और आनंद आहूजा से उसे कोई पंगा नहीं लेना है। पल्लवी को ऐसा लग रहा था कि विनोद के अंदर जो एरोगेंस आया है वह कहीं और से नहीं बल्कि उसके भाई से ही आया है, और वह इन दोनों भाइयों से कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। पता नहीं उसे ऐसे क्यों लग रहा था कि आनंद आहूजा वह इंसान है जिससे दूर रहने में ही उसकी बधाई है। वह खतरनाक इंसान था। हालांकि उसे याद नहीं कि उसने कभी पल्लवी के साथ कोई बात की है या उसे पर कोई हमला करवाया या कुछ भी ऐसा, पता नहीं, तभी उसे ऐसा लग रहा था।
कि इस आदमी से दूर ही रहना चाहिए। तभी एक मैसेज आने की आवाज आई और पल्लवी ने अपनी निगाहें कंप्यूटर पर वापस की। उसने सोचा शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। इस वक्त ने उसे क्यों ईमेल किया है उसका उसने पहले सोचा कि वह ईमेल डिलीट कर देगी, पर जिज्ञासा जीती और उससे वह ईमेल खोलकर देखा। आनंद का मैसेज आया था कि वो लोग मंगल ग्रुप के साथ पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं। बोकी की कंपनी की इन्फॉर्मेशन उसे भेजी है और पल्लवी से कहा है कि वो ये चेक करके बताएं कि क्या ये लोग ठीक है पार्टनरशिप करने के लिए। उसने फ्रांस की 5 कंपनी के बारे में भेजा है जिसमें से 2 को पहचानती थी और वह 2 जो है वो लीगल इलीगल तरीके से इन्वॉल्व रही है, पर मंगल ग्रुप जितना नहीं रही है और बाकी 3 के बारे में से कुछ भी नहीं पता। पल्लवी को ये जान करके बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं मिला कि आनंद उसके ईमेल एड्रेस को जानता है। पल्लवी ने अपने लिए एक नया ईमेल एड्रेस बनाया था, पर पुरानी पल्लवी की ईमेल एड्रेस को रखना जरूरी था क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोड्यूसर्स और बाकी के म्यूजिक्स के नंबर थे जो कि उसके वक्त के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। उससे यह ओल्ड वाला ईमेल एड्रेस रखा और आनंद जितना पावरफुल है उसके लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं है कि उसने उसका ईमेल एड्रेस ढूंढ लिया है। पर यह कौन सी बात होती है, ना हेलो कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना काम बता दिया। इस आदमी को बोलने की तमीज ही नहीं है। उसे क्या लगता है कि वो उसकी नौकरी दे रहा है। पल्लवी ने गुस्से में आकर के ईमेल को डिलीट कर दिया, पर कुछ ही सेकंड्स में रिसाइकल बिन से उसे ईमेल को रिस्टोर किया और उसने आगे लिखा पर कंपनी 1 करो और उसके बाद उसने वह ईमेल आनंद को भेज दिया। उसका हमेशा से प्लान रहा है कि वो आज़ादी से जिएगी और आज़ादी से जीने के लिए बहुत सारी चीज चाहिए होती है, तो अगर वो छोटा मोटा काम करके फ्रीलांस द्वारा अगर वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर सकती है तो उसे करना चाहिए। और वैसे भी आनंद इतना ज्यादा अमीर है कि उसके लिए ये तो बहुत ही छोटी बात होनी चाहिए। आनंद का तुरंत ईमेल आ गया, उसने लिख दी, पल्लवी का मुंह बन गया। उसे मुंह बनाते हुए सोचा ये तो कुछ ज्यादा ही अमीर है। फिर पल्लवी ने अपना सीकर वाला ईमेल आनंद को भेजो और उसमें लिखा था कि पहले पैसे भेजो उसके बाद ही काम होगा। यहाँ तक कि उसे बैंक इन्फॉर्मेशन भी उसको भेज दी थी। पल्लवी जब तक दूसरे कंप्यूटर पर म्यूजिक का काम रही थी तब तक उसके फोन में मैसेज आ गया और 5 करोड़ उसके अकाउंट पर आ गए। पल्लवी ने अपनी आईब्राउ उठे, यह आदमी बहुत ही तेज चलता है। पल्लवी ने खुद से कहा चलो पल्लवी एक्स्ट्रा इनकम आ गई है, अब हमें काम करना है। पल्लवी ने फिर आनंद को मैसेज किया कि वह 3 दिन के अंदर सभी फाइल्स की इन्फॉर्मेशन उसे भेज देगी। आनंद का तुरंत मैसेज आया, अगर तुम 3 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए या फिर वह इन्फॉर्मेशन यूजफुल नहीं हुई तो तुम्हें मुझे 10 करोड़ देना होगा। पल्लवी ने सोचा ये पक्का इंसान चोर है, पक्का बिजनेसमैन है, यह अपने 1 रुपया का नुकसान नहीं होने देगा। पल्लवी ने कहा ओके, पर अब इस बीच में मुझे परेशान मत करना। आनंद का मैसेज आया, मैं इंतजार रहा हूं पल्लवी सिंघानिया। पल्लवी उसके बाद काम करने लगी। उसने ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर डिजाइन किए थे कि उसे खुद इनकम्प्लीट के बारे में बैठकर खोजने की कोई जरूरत नहीं थी। उन सॉफ्टवेयर्स में वह कंपनी के नाम डाल देती थी और उनकी इन्फॉर्मेशन खुद ही आ जाती थी। पल्लवी ने जब समय देखा तो उसने पाया कि रात के खाने का समय हो चुका है। उसे कंप्यूटर को काम पूरा करने दिया और वह खुद खाना खाने के लिए चलिए। पल्लवी ने देव के साथ देना किया, उसने देव के साथ राजमा चावल खा। पहले तो देव का प्लान था कि वही खाना बनाएगी, पर जैसे ही वो किचन में घुसा उसे किचन को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा कि जो खाना बनाने वाले थे उन्होंने उसे लात मार के किचन से अधिकारों से कहा कि आज के बातों के चरण में नहीं आओगे। बेचारा देव बैठकर मुंह लटका कर बैठे, बस वो सिर्फ इंतजार कर रहा था कि कब खाना आएगा, वो कब खाएगा। अगले 2 दिनों तक पल्लवी ने सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा दिन कंप्यूटर रूम में ही बताया। जब उसे एक्सरसाइज करनी होती थी या फिर खाना खाना होता था तभी वो कंप्यूटर रूम से बाहर निकलती थी, वरना वो पूरा समय अपना कंप्यूटर रूम में ही बताती थी। पल्लवी ने जब देखा कि उसे आनंद का काम कर दिया है तो उसे आनंद को मैसेज किया, मुझे 5 करोड़ एक्स्ट्रा चाहिए, ये जो अटैच फाइल है इसको भी देखना और मैं सभी इन्फॉर्मेशन तुम्हें भेज दिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा वक्त लगा है, इसे मैं ये चार्ज कर रही हूँ और जो मैंने इसके साथ एक इनवॉइस अटैक की है प्लीज उसे भी देखना और बाकी की पेमेंट तुम रिपोर्ट देखने के बाद कर सकते हो। जब पल्लवी रेखा की आधी रात हो चुकी है तो उसे दवाई ली और उसके बाद उसे एक एक कंप्यूटर को बंद किया। तभी उसके फोन भेजने की आवाज आई और उसने देखा कि उसके बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपीस वापस से भेज दिए गए हैं। पल्लवी स्माइल करती है, लाइट्स बंद करती है और फिर सोने के लिए चली जाती है। जब आनंद अपने घर आया बटलर ने उसका स्वागत किया। आनंद ने अपना कोड दिया और सीधे कमरे में चला गया। प्रश्नों को क्या आया और फिर उसने डिनर किया। डिनर वो अकेले कर रहा था एक बड़ी सी, पर बटलर उसके बाजू में खड़ा था और किसी भी टाइम अगर कुछ भी कमी दिखे तो उसे पूरा करने के लिए वो खड़े थे। खाना खाने के बाद आनंद ने कोई कर लिया और उसके बाद जो उसके रूम से अटैच एक स्टडी थी यहाँ पर चला गया कंपनी का काम पूरा करने के लिए। तभी उसने देखा कि एक मैसेज आया फोन पर। आनंद की आंखें चमकने लगी।
फाइनली पल्लवी सिंघानिया ने मैसेज किया, उसका मैसेज देखा और फिर उसे सभी फाइल्स को खोलकर देखना शुरू किया। उसने जब देखा कि पल्लवी ने सारी फाइल की इन्फॉर्मेशन भेजी है तो इसमें लंबी सांस ली। जैसे जैसे वो आगे आगे रिपोर्टर्स को पढ़ता जा रहा था वो और भी ज्यादा हैरान होता जा रहा था। कुछ दिनों पहले ही उसे मंगल ग्रुप के बारे में जो उसने इन्वेस्टिगेशन करने की कही थी वो मिला, और जैसे ही उसे देखा कि जो पल्लवी ने कहा है वही बातें उसमें लिखी हुई है तो उसे काफी ज्यादा हैरानी हुई और उसके दिलचस्पी पल्लवी में और भी ज्यादा बढ़ गई। उसे समझ में नहीं आया था कि इतना टॉप सीक्रेट पल्लवी के पास कैसे आया, उसे कैसे मंगल ग्रुप के बारे में पता है। कुछ ही दिनों में 5 और फ्रांस की कंपनियों ने उसे प्रपोज भेज। जैसी उन्हें पता चला कि उन्होंने मंगल ग्रुप का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है और जो नया प्रपोजल आया था वो फ्रांस और इंग्लिश भाषा में था, आनंद को खुद नहीं समझ में आ रहा था कि उसे पल्लवी को क्यों ही मैसेज किया। शायद वो ये पता लगाना चाहता था कि जो पल्लवी ने चीज कहीं कहीं वो सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं था ना, कहीं वो बकवास कर रही हो और वो उसकी सबको ज्यादा ही ट्रस्ट कर ले। उसके लिए हैरानी की बात यह थी कि पल्लवी ने इसे 5 करोड़ की मांग की थी सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उसे तुरंत उसे पैसे भेज दिए और जैसे उसे पल्लवी का मैसेज देखा किसी 3 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, वो इस चीज पर मुस्कुराने लगा। उसे लगा कि पल्लवी को 3 दिन की क्या ही जरूरत है, उसे थोड़ी ना इन सब कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी, उसे तोड़ना ये सब चीज पता है। आनंद को अभी भी यह सब चीज मजाक लग रही थी और वो इस पूरी डील को एक मजाक की तरह ही ले रहा था। उसे बिल्कुल भी पल्लवी पर भरोसा नहीं था, पर वो शायद झूठ बोल रहा था। उसे अभी भी दिल में थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद पल्लवी सच बोल रही हो, पर वह अपनी इस उम्मीद को खुद भी नहीं समझना चाहता था। पल्लवी ने जितनी भी रिपोर्ट्स भेजी है वो सभी उन सभी रिपोर्ट से कहीं गुना ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही है जो उसे सेकंड इन्वेस्टिगेशन वाले को दिया था। पल्लवी ने इतना इन्फॉर्मेशन कहां से कलेक्ट किया, उसे कैसे इन सब चीजों के बारे में पता है। पल्लवी की तुरंत डिमांड उसने पूरी कर दी। पल्लवी ने जो एडिशनल फीस की डिमांड की थी आनंद ने उसके अकाउंट में भेज दिया और वो ये सोचने लगा कि अगर कभी पल्लवी ने आहूजा ग्रुप के बारे में ये रिपोर्ट बनाई और उसके दुश्मनों को भेज दी तो वह सोच भी नहीं सकता कि क्या होगा। आनंद नहीं अपना ध्यान उन पेपर पर से हटाया और फिर वह बाहर खिड़की की तरफ देखने लगा। रात का अंधेरा था और काले काले बादल आसमान में छाए हुए थे। एक चीज तो यहां से उसे समझ में आ गई थी कि यह फाइल बनाने वाली अगर पल्लवी है तो पल्लवी सिंघानिया से पंगा लिया नहीं जा सकता, वो किसी को भी बर्बाद करने की क्षमता रखती है। शायद उसे भी आनंद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसकी आंखें इस वक्त खतरनाक तरीके से चमक रही थी। उसने अंधेरे में देखते हुए ही कहा, कौन हो तुम? पल्लवी सिंघानिया, और तुमने कितने राज छुपा रखे हैं? पल्लवी बहुत ही ज्यादा देर तक सोई। जैसे ही उसने रिपोर्ट्स आनंद को भेज दी उसकी नींद दोपहर से कुछ ही मिनट पहले खुली हुई होगी। जब वह और देव नाश्ता कर रहे थे तभी देवगनों से बताया कि अजय के असिस्टेंट का फोन आया था। वह लोग कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन करना चाहते हैं। वह लोग पूछ रहे थे कि कब पल्लवी फ्री हो तो वह लोग मीटिंग का टाइम फिक्स करें। अगले कोई जिंदा पल्लवी और देव बहुत ही ज्यादा बिजी थी अजय की टीम के साथ मीटिंग करने में, और जैसे ही उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जब दोनों पार्टी सहमति सभी चीजों को लेकर के, अजय के ग्रुप वालों ने अभी कोई भी पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं की थी कि वह सिंगर है, उनके ग्रुप गाने वाली है। वह